तुम्हारे साथ ना भी आती तो मेरी जान खतरे में रहती। उसने जवाब दिया, तुमने बेला की बात सुनी थी। मेरे बारे में उसका इरादा नेक नहीं था। तुम लोग कहीं फरार हो जाते और मैं पकड़ी जाती तो वो लोग मुझे अजियतें दे दे कर हलाक कर देते। उन अजियतों से बेहतर तो यही है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। मुझे ये हौसला तो रहेगा कि तुम लोग मुझे बचा सकते हो। तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैंने तुम लोगों के साथ आने का फैसला कर लिया था। कौन सी बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा था कि मैंने तुम लोगों को पनाह देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। कन्या कुमारी ने जवाब दिया, मैंने तुम दोनों में से किसी पर कोई एहसान नहीं किया था। मैंने माउंट अब्बू में चंद महीने रत्ना दीदी के साथ काम किया था। वो सिर्फ चंद महीनों का साथ था, मगर रत्ना दीदी की शख्सियत ने मुझे बेहद मुतासिर किया था और उस रोज़ अपने रेस्टोरेंट में इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर मुझे ये पहले मालूम होता कि पुलिस को जिन लोगों की तलाश है वो तुम दोनों हो, तो मैं भी दीदी की वजह से तुम लोगों की मदद ज़रूर करती। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुम लोगों को शोभा से मिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वहाँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा दिल तो अब भी कांप रहा है, लेकिन तुम लोगों की जगह मैं होती तो यही सब कुछ करती। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना ही पड़ती है। दीदी ने तो बड़ी मेहरबानी की कि उस हरामजादी को जिंदा छोड़ दिया। राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं उसे भी उड़ा देती। तुम अकेली भी यहाँ आकर पनाह ले सकती थी। हमें साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है बाबू रोशन हमें अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दे। मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेगा, कन्या कुमारी ने जवाब दिया। और जहाँ तक तुम लोगों को साथ लाने का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ तुम मेरी कौम के बनियों से ज़्यादा काबिल एतमाद हो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों को भी अपने साथ यहाँ लाने का फ़ैसला कर लिया था। वैसे अगर तुम चाहते तो मुझे अकेले और बेसहारा छोड़कर जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि तुम्हें भी मेरा एहसास है, मेरी मुश्किलात का एहसास है। इसीलिए तो तुमने बिला झिझक मेरा हाथ पकड़ लिया था। और देखो अब हमारा ये साथ कब तक रहता है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नरगिस को उस दरवाजे से बारामद होते देखकर खामोश हो गया। वो एक खूबसूरत ट्रॉली धकेलती हुई ला रही थी, जिस पर चाय के अलावा दीगर लवाजमात भी रखे हुए थे। चाय खत्म होने के बाद नरगिस बर्तन समेट रही थी कि कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी। नरगिस ट्रॉली वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कन्या कुमारी भी उसके पीछे ही गई थी। मैं भी अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब खड़ा हो गया और जाली से बाहर झांकने लगा। बरामदे में अंधेरा ही था। कन्या कुमारी वहीं पिलर के करीब रुक गई और नरगिस तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ चली गई। गेट खुला और सफ़ेद रंग की एक शानदार कार अंदर दाखिल हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई पूरच में आकर रुक गई। इंजन बंद हो गया, दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत आदमी कार से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ा। उसने सूट पहन रखा था। अंधेरे में उसके चेहरे नकूश वादे तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कदोकामत से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो खासा स्मार्ट आदमी है। वो जैसे ही बरामदे में दाखिल हुआ, सतून की आड़ में खड़ी हुई कन्या कुमारी की सरगोशियाना आवाज़ उभरी, रोशन बाबू इधर, मैं यहाँ हूँ। रोशन बाबू चौंकने वाले अंदाज में आवाज़ की समत मुड़ गया। मैं दरवाजे की जाली से उस तरफ देख रहा था। कन्या कुमारी सतून की आड़ से निकल आई थी। ओ कन्या, तुम यहाँ हो? क्या मामला है? खैरियत तो है? तुम्हारा फ़ोन सुनकर तो मैं परेशान हो गया था, रोशन बाबू ने आगे बढ़ते हुए कहा। खैरियत ही नहीं है रोशन बाबू, कन्या कुमारी की आवाज़ सुनाई दी। एक गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और राजदारी से तुम्हें फ़ोन करना पड़ा। वैसे मुझे अफसोस है, मैंने फ़ोन करके क्लब में तुम्हारी तफरीह गारत कर दी और तुम्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्लब की तफरीह पर लानत भेजो। रोशन बाबू की आवाज़ सुनाई दी और उसने आगे बढ़कर कन्या कुमारी को अपने साथ लिपटा लिया।
मामला बहुत संगीन है रोशन बाबू, कन्याकुमारी ने कहा। इस वक्त नरगिस भी गेट बंद करके बरामदे में आ चुकी थी। वो बरामदे में रुककर उन दोनों की तरफ देखने लगी। वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन्हें नरगिस से कोई हिजाब नहीं था। बीबी, तुम अंदर मेहमानों के पास चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं, कन्याकुमारी ने नरगिस को मुखातिब करते हुए कहा। मेहमान? रोशन बाबू बोला। कैसे मेहमान? तुम्हारे साथ और कौन है? मैं वही बताना चाहती हूँ, कन्याकुमारी ने जवाब दिया। नरगिस को दरवाजे की तरफ आते देखकर मैं वहाँ से हट गया। नरगिस ने अंदर दाखिल होकर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बर्तन समेट कर ट्रॉली धकेलती हुई किचन वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं रत्ना के करीब आकर बैठ गया। बरामदे की तरफ से कन्याकुमारी और रोशन बाबू की फुसुर फुसुर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मगर कोई बात वाज़ेह तौर पर समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। रत्ना भी मुस्तरिब दिखाई दे रही थी और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मैंने उस तरफ देखा। कन्याकुमारी और बाबू रोशन अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की कमर में बाजू हमाइल कर रखे थे। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट थी, जिससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बात बन गई थी। बाबू रोशन ऊंचे लंबे कद, सेहतमंद जिस्म और सुर्खो सफ़ेद रंगत का मालिक था। उसकी शख्सियत वाकई मुतासिर कुन थी। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं सोफे से उठ गया। ये रोशन बाबू हैं, कन्याकुमारी ने तारुफ कराया। ये नाजी और ये रत्ना दीदी। मैंने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रोशन बाबू ने दोनों बाहें फैला दीं। अरे जालिम, अपनों से इस तरह तो नहीं मिलते, आ मेरे सीने से लग जा। और फिर उसने आगे बढ़कर मुझे सीने से लिपटा लिया। उसके अंदाज में वाकई बड़ी गर्मजोशी थी। उसने मुझे अपने से अलग करके दोनों बाहों से थाम रखा। चंद लम्हों बाद मुझे देखता रहा, फिर पेशानी पर बोसा दिया और एक बार फिर सीने से लिपटा लिया। मुझे कन्याकुमारी ने सब कुछ बता दिया है। वो मुझे अलग करते हुए बोला, तुम्हें देखकर यकीन तो नहीं आता कि भारतीय एजेंसी रॉ की कमर तुमने तोड़ दी है, मगर सूरत हाल देखकर यकीन करना ही पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, देवी जी, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम जैसी हसीन औरत इतनी बहादुर हो सकती है। वो अपने हुस्न से ही बड़े बड़े सूरमाओं को चित कर सकती है, और जब उसके हाथ में असला आ जाए तो औरत वाकई कयामत बन जाती है। वो नरगिस को अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गया। वो करीब आई तो रोशन बाबू बोला, बीबी, ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन यहाँ इनकी मौजूदगी की खबर इस बंगले की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत तो नहीं। क्या मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है रोशन बाबू? नरगिस ने कहा। अच्छा, तो अब काफ़ी पिलाओ हम सबको, रोशन बाबू ने कहा। नरगिस किचन की तरफ चली गई। हम सब सोफ़ों पर बैठ गए। रत्ना कन्याकुमारी के साथ और रोशन बाबू मेरे साथ बैठा था। उसने एक हाथ मेरी गर्दन के ऊपर से लाकर कंधे पर रखा हुआ था। अच्छा हुआ कन्याकुमारी तुम लोगों को यहाँ ले आई। पूरे शहर में पुलिस और ब्लैक कैट्स की गाड़ियाँ दौड़ती फिर रही हैं। अब बात समझ में आ गई है कि ये कयामत क्यों मची हुई है। रोशन बाबू कह रहा था, मेरे बारे में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये गैर मज़हब की लड़कियां तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हैं, तो मैं तो मर्द हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ, हमारा दीन का रिश्ता है। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी है रोशन बाबू, मैंने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात हो तो हम अभी यहाँ से जाने को तैयार हैं। हमें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है, रोशन बाबू ने कहा। मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान पाकिस्तान में है, ज़्यादा लोग कराची में मुकीम है। मुझे मालूम है भारतीय एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द वहाँ कैसी तबाही फैला रहे हैं।
चंद महीने पहले हमारे खानदान के 2 लड़के भी उनकी दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। सुना है वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर चाय पी रहे थे कि दहशतगर्द गोलियां बरसाते हुए निकल गए। वहां 5 लड़के खाको खून में लौट गए थे। 9 उम्र थे वो सब के सब। 16-17 साल क्या उम्र होती है यार। हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्हीं में 2 लड़के हमारे खानदान के थे। ज़रा सोचो उन घरों पर क्या क़यामत टूटी होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे ये तो मालूम था कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने तबाही फैला रखी है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो तरबियती कैंप यहीं राजस्थान में है। उसका इंकशाफ तो उस वक्त हुआ जब तुमने माउंट अब्बू की पहाड़ियों में उस कैंप को तबाह किया था। हिंदू सरकार ने अगरचे उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को पता चल गया था कि उस कैंप में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी जो पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी फैलाते थे। और फिर उसके बाद तुम्हारी सरगर्मियों की खबरें बाकायदगी से अखबारों में छपती रहीं। अकेले आदमी ने रॉ को उंगलियों पर नचा कर रखा है। लोग खौफजदा होने के बावजूद बड़ी दिलचस्पी से खबरें पढ़ते हैं। तुम्हारे बारे में मेरे दिल में भी 1-2 मरतबा ख्वाहिश उभरी थी कि काश तुमसे मेरी मुलाकात हो सकती, लेकिन ये ख्वाब ही था। और मुझे खुशी है कि आज उस ख्वाब की ताबीर मिल गई। और तुम्हारे साथ रत्ना देवी को देखकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि इंसानियत और सच्चाई का साथ देने वाले अब भी मौजूद हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, ये तो शनाख्त है। असल मज़हब तो इंसानियत है, जिसके लिए इस किस्म के लोग किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ऐसे लोगों की तादाद अगरचे कम है, मगर इनका वजूद तो है, और उनमें से एक आप भी हैं, रोशन बाबू। रत्ना ने कहा। रोशन बाबू कुछ कहना चाहता था कि नरगिस कॉफ़ी ले आई। नरगिस ने सबके सामने कॉफ़ी का एक एक कप रख दिया। एक कप वो खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। रोशन बाबू ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और हमारी तरफ देखते हुए बोला, दिन के वक्त मैं तो घर पर कम ही रहता हूँ, लेकिन ये बीबी दरअसल यही इस घर के स्याह सफ़ेद की मालिका है। तुम लोगों को ख्याल रखना इसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ इससे कह दीजिए। हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम यहाँ डिस्टर्ब ना हों। मेरा मतलब है यहाँ आपके दोस्तों की आमदरफ्त। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रहोगे, कोई यहाँ नहीं आएगा। रोशन बाबू ने मेरी बात काट दी। अगर मेरा कोई दोस्त इधर आ भी गया तो बीबी उसे संभाल लेगी। वैसे इत्मीनान रखो, यहाँ किसी को तुम लोगों की मौजूदगी की हवा भी नहीं लगेगी। वैसे वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा ख्याल है 2-4 रोज़ में हंगामे ज़रा ठंडे हो जाएंगे तो तुम लोगों को अपने पहाड़ी वाले बंगले पर मुंतकिल कर दूंगा। वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं। तुम लोग आराम से वहाँ रह सकोगे। ये हंगामे 2-4 दिनों में ठंडे होने वाले नहीं हैं रोशन बाबू। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आम आदमियों का मामला होता तो ये बात मुख्तलिफ होती, लेकिन असल किस्सा ये है कि ब्लैक कैट्स के 2 कमांडो भी हमारे हाथों मारे गए हैं। और तुम समझ सकते हो कि इस तरह मामला कितना संगीन हो गया है कि 2-4 दिन में हंगामे सर्द हो सकते हैं। मुझे कन्या देवी ने बताया था। रोशन बाबू ने कहा, ब्लैक कैट्स फोर्स कायम तो किसी और मकसद के लिए की गई थी, लेकिन अब ये एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है। अब इस फोर्स पर रॉ का कब्जा है और रॉ वाले इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर फ़ोन की घंटी बज उठी। नरगिस ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो 1-2 मिनट फ़ोन पर बात करती रही, फिर रोशन बाबू की तरफ देखते हुए बोली, क्लब से तुम्हारा फ़ोन है, सुशीला बात करेगी। रोशन बाबू ने अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। चंद मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, क्लब में वीकेंड के लिए एक प्रोग्राम बन रहा था, उसके लिए मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज उस सिलसिले में सुशीला से मीटिंग थी, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं पहुंची थी। अब फ़ोन पर इस सिलसिले में बात कर रही थी। मैंने उससे मुआज़रत कर ली है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरे बजाय प्रताप सिंह को ले लिया जाए।
लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है। नरगिस ने कहा, तुम किसी प्रोग्राम में बेशक हिस्सा ना लो, लेकिन इस वक्त अगर क्लब चले जाओ तो तुम्हें शहर के हालात की खबर मिल सकती है। गुड आइडिया, रोशन बाबू कहते हुए एक बार फिर अपनी जगह से उठ गया और घड़ी देखते हुए बोला, इस वक्त 12:30 बजे हैं। मेरी वापसी में 2:30 बज सकते हैं। तुम मेहमानों के आराम का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है इन्हें ऊपर पीछे वाला कमरा दे दो। अगर मेरी वापसी तक ये सो न गए तो गपशप होगी। उसके थोड़ी देर बाद रोशन बाबू क्लब चला गया। रत्ना ने गाड़ी पूरज से जरा आगे दरख्त के नीचे खड़ी की थी। नरगिस गैराज से कार को निकाल कर लाई और मैंने कन्याकुमारी के साथ मिलकर शोभा वाली कार पर कवर डाल दिया ताकि अगर कोई यहाँ आए भी तो उसे वो कार नजर न आ सके। आओ मैं तुम लोगों को कमरा दिखा दूं। अंदर आकर कन्याकुमारी ने रत्ना और मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने अपनी राइफलें उठा लीं और कन्याकुमारी के साथ ऊपर वाले हिस्से में आ गए। यहाँ की बालकोनी भी बहुत कुशादा थी। उसका एक हिस्सा वसी हॉल की तरह पीछे की तरफ फैला हुआ था, जिसमें निचले हॉल की तरह शानदार फर्नीचर आरास्ता था। कन्याकुमारी ने आखिर में एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। उस कमरे को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत वसीओ अरीज कमरा था। दरमियान में एक बहुत बड़ा गोल बेड था, जिस पर शानदार मखमली चादर बिछी हुई थी। कालीन दबीज था कि पैर धंस रहे थे। दीवार के करीब एक सोफ़ा सेट भी रखा हुआ था। उस कमरे की हर चीज़ बहुत शानदार और बहुत कीमती थी। उसने मुड़कर रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। बीबी का कमरा नीचे है, कन्याकुमारी कह रही थी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेड के साथ लगा हुआ ये बटन दबा देना। बीबी के कमरे में घंटी बजेगी और वो यहाँ आ जाएगी। वैसे ये बेल रात के वक्त इस्तेमाल के लिए है। दिन में तो तुम लोग दरवाजे में खड़े होकर बीबी को आवाज़ दे सकते हो। मैं कन्याकुमारी के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। शोभा के बंगले से फरार के बाद इस तरफ आते हुए कन्याकुमारी ने कोई और कहानी सुनाई थी। उसके कहने के मुताबिक रोशन बाबू उसे पसंद करता था। वो उसे देखने के लिए चाय पीने के बहाने उस रेस्टोरेंट में आया करता था जहां वो काम करती थी। और ये कि वो सिर्फ एक मर्तबा रोशन बाबू के साथ उसकी कोठी में आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और इंकशाफात हो रहे थे। नरगिस से वो इस तरह बेतकल्लुफ़ थी जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो, और हमें इस कोठी के बारे में भी इस तरह बता रही थी जैसे बरसों से यहाँ रह रही हो। इससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा था कि उसने रास्ते में जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी थी, जबकि असल कहानी कुछ और थी जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। लानत भेजो, मैंने दिल ही दिल में कहा और कन्याकुमारी की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो रत्ना के साथ बेड के किनारे पर बैठ गई थी। मैं भी उनके सामने जा खड़ा हुआ। कन्याकुमारी कह रही थी, ये कोठी हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। हम 2-4 दिन यहाँ रहेंगे और फिर मौका मिलते ही पहाड़ी वाले मकान पर चले जाएंगे। वहाँ हम किसी मुदाखलत के बगैर आज़ादी से रह सकेंगे। तुमने रास्ते में बताया कि इस कोठी में भी सिर्फ एक मर्तबा आई थी और अरे भाई समझा करो ना। रत्ना ने बात काट दी। इसने भी मेरी तरह हर बात नोट कर ली थी। कोई औरत किसी मर्द तो क्या, दूसरी औरत को हर बात तफसील से तो नहीं बता सकती। हमारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि रोशन बाबू से इसकी दोस्ती है। ठीक है, मैंने कहा। अब मैं कुछ जानने के लिए कोई इसरार नहीं करूँगा। कन्याकुमारी कुछ झेंप सी गई। ठीक है, वो कहते हुए उठ गई। रोशन बाबू ने वापस आकर कोई ख़ास बात बताई तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी। अगर कोई ख़ास बात ना हुई तो सुबह मुलाकात होगी। अब तुम लोग आराम करो। वो बाहर चली गई। रत्ना कुमारी ने दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया और एक बार फिर कमरे का जायज़ा लेते हुए बोली, ये रोशन बाबू भी मुझे कुछ गड़बड़ ही लगता है। इतनी बड़ी और आलीशान कोठी, ऐसी कोठियाँ तो स्मगलरों या ऊंचे पैमाने पर गैर कानूनी धंधा करने वालों के पास ही हो सकती है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि रोशन बाबू कोई कानूनी बिजनेस करता है या गैर कानूनी धंधा। मैंने कहा, हमारे लिए इतना काफ़ी है।
कि हमें यहाँ पनाह मिल गई है, हम चंद रोज़ यहाँ रहेंगे, बशर्ते ये कि इस दौरान कोई गड़बड़ ना हो, और फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम वैसे वैसे ही इस दलदल में मज़ीद गहराई की तरफ जा रहे हैं। इसमें मेरा या तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, रत्ना ने जवाब दिया। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।